नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हस्ताक्षर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हमारे साथ हैं भारतीय कला, संस्कृति और जनजातीय विषयों के चिंतक, लेखक, समीक्षक श्री कृष्ण पाथे न्यास के सीईओ, वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ संस्थान के निदेशक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी दौर है अभ्युदय मध्य प्रदेश का, विकास के साथ फोकस है संस्कृति पर। सांस्कृतिक अभ्युदय किस ओर दिशा है? देखिए, पहली बात तो यह कि ऐसे संस्कृति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में विकास मैंने जो सिलसिला है वो तो काफ़ी समय से चल रहा है। लगभग मैं यूँ ध्यान दूँ कि वर्ष 79 जब से मैंने कला परिषद को ज्वाइन किया तब से वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके पहले भी चल रही थी, लेकिन गंभीरता से और ख़ास करके भारतीय संस्कृति के जो गंभीर और विभिन्न आयाम हैं उसको लेकर, क्योंकि जो लोक संस्कृति है, लोक का जो विश्वास है और जिससे हमारा समाज एक तरह से अभिन्न हो चुका है, उन सबको जोड़ते हुए हाइब्रिड कल्चर की जगह एक गंभीर सिलसिले की शुरुआत पिछले 2-2.5 सालों में मध्य प्रदेश में हुई है। और इससे जो एहसास जो हो रहा है कि जो बहुत सारी जो गतिविधियां होती हैं उसमें समाज की व्यापक भागीदारी भी हमको देखने को मिलती है। यदि कोई आयोजन हो रहे हैं तो उसमें सैकड़ों और हज़ारों लोगों की मिलती है हमको, और पाठक वर्ग भी है या लोगों से उस विचार को पहुंचाने की बात हो, वो भी हमको देखने को मिल रही है। तो इस अर्थ में वो अभ्युदय की दिशा में हम प्रगतिशील हैं। जो अभ्युदय की बात होती है तो फिर श्री कृष्ण पाथे न्यास, और मुख्य रूप से फोकस है 14 विद्या 16 कलाएं, जो कि संपूर्ण मानव को इंगित करती हैं। आज के दौर में ये जो 14 विद्या 64 कलाएं हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में इसे आप कैसे देखते हैं? ये तकलीफ का विषय भी है जो आप कह रहे हैं जी, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया के प्राचीनतम राष्ट्रों में से एक है, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और उसके जो सांस्कृतिक विकास है वो 1-2 साल का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के भी पहले से हजारों साल की, लाखों साल की ये परंपरा है, और तब जाकर ये 14 विद्या या 64 कलाओं में एक तरह से महर्षि सांदीपनि ने उसको आइडेंटिफाई किया और भगवान श्री कृष्ण को उसमें दक्षता हासिल करवाई। जो हम यदि ज्ञान परंपरा की बात करें तो जो लगभग ऋग्वेद, जो कि दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी ज्ञान की, विज्ञान की चर्चा मिलती है। तो वेद भी हैं, वेदांग भी हैं, उपनिषद भी हैं, पुराण भी हैं, रामायण काल भी है, महाभारत काल भी है। तो ऐसे तमाम जो दौर आते रहे हैं, तो भारतीय समाज जो है न केवल खुद सीखता रहा है बल्कि दुनिया को भी वो सिखाता रहा है। लेकिन जो पिछले 1500 साल का जो घटाटोप रहा है उसमें हम अपनी परंपरा से विमुख हो गए, और अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारा मनोबल भी टूटा और हमने अपने ज्ञान को और विद्या को मान के चले कि ये तो सब बकवास है, तो जैसा हमको समझाया गया वैसे ही हमारे दिमाग में बैठ गया। तो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हमारी कोशिश है कि एक बार फिर हमारी जो गौरवमयी विरासत है उसको हम विकास के रास्ते में कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे पूरा देश, पूरा समाज उसका लाभ ले सकता है और दुनिया के लोग भी ले सकते हैं, वो हमारी कोशिश है। इन दोनों मध्य प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो स्कूली हो कॉलेज, इन विद्याओं को, इन कलाओं को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और जब उनसे जानना चाहा तो बता रहे हैं कि प्रतियोगिता होने वाली है, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, पूरे 52 लाख की स्कॉलरशिप ये है। तो किस तरह की प्लानिंग है कि आपने मजबूर कर दिया है बच्चों को, विद्यार्थियों को, कि पढ़ाई के साथ वो उस ओर भी जो संपूर्ण मानव जिनके जरिए बना जा सकता है उसका अध्ययन करता है? देखिए, फिर वही मैं बात कहूँगा कि
छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की संख्या बहुत सारी है, बहुत सारी मिल रही है, लेकिन विरासत से विकास का जो एक सिलसिला जो आरंभ हुआ है प्रदेश में, तो ये एक तरह से जो बच्चे हैं, जो जेन जी कहें, युवजन कहें, किशोर कहें, ये लोगों की उत्सुकता भी जो है वो लगातार बढ़ी है और इससे हमको लोग खुशी भी होती है। ये हमारा दायित्व इसलिए भी था कि जैसे मेरी जो पीढ़ी है या हमारी जो आपकी पीढ़ी है, हम लोग बड़े तो हुए, अक्सर हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि सब शास्त्रों में कहा गया है, पर शास्त्रों में क्या कहा गया है, तो कौन से शास्त्र में कहा गया है, तो हमको जवाब लगभग न के बराबर मिलता था। अब आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो आपकी हमारी गब्बाजी का शिकार नहीं होने वाली है। उनको आपको प्रमाण के साथ बताना होगा कि ऋषि भरद्वाज ने वैमानिकी के बारे में बात की है तो क्या कहा है, ऋग्वेद में यदि शून्य के बारे में बात की है और गणनाओं के बारे में बात की है तो क्या है, वेदांग ज्योतिष क्या है, या अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में क्या है, सैन्य विज्ञान के बारे में क्या है, कहाँ सब गया है। तो एक तरह से हम अपनी जो पारंपरिक शक्ति जो है, जो राष्ट्र जिससे बना हुआ है, उससे समाज लाभान्वित हो सके, तो उसके लिए एक राज्य, एक सरकार जो है केवल प्रेरणा का काम, एक समर्थन और संरक्षण का काम कर सकती है। तो छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से करने का प्रयास है हमारा। ये जो जैन जी हैं, पूरा फोकस इस ओर भी हो रहा है उनका, तो जो श्री कृष्ण पाथेय न्यास है, जैन जी को कौन सी दिशा देने जा रहा है, कौन सी दशा की ओर आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसको हम यदि भगवान श्री कृष्ण के ही जीवन से हम जोड़ के देखें तो ब्रजमंडल के रहने वाले हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, गोकुल के रहने वाले हैं, और चूँकि ईश्वरीय चरित्र हैं, लोकोत्तर चरित्र हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमने उसको केवल लीलाओं तक सीमित करके रख दिया कि पूतना का वध है, या कंस का वध है, या गोवर्धन पर्वत का विषय है, या कालियानक का विषय है। उसके पीछे क्या विज्ञान रहा है, क्या समाज और राजनीति को बदलने की उनका भाव रहा है। जैसे माखन चोरी वाला ही जो विषय है, तो हमने तो लीला मान के उसको छोड़ दिया, लेकिन किस तरह से उन्होंने राज्य में जो निरंकुश शासक का जो अत्याचार हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, उससे कैसे उन्होंने बदलने की छोटेपन में कोशिश की। लेकिन चूँकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं मानव अवतार में हैं, तो बहुत सारी मानवीय जो जीवन की मर्यादाएं हैं वो मान रहे हैं। इसीलिए फिर जब वो 11.5 साल की उम्र तक आते आते वे सब कारनामे कर चुके हैं। कंस का भी वध हो चुका है, मथुरा को बचाने की बात हो चुकी है, गोकुल को बचाने के प्रयास हो चुके हैं, गोवर्धन पर्वत वाला विषय भी हो चुका है, कृषि भूमि को बचाने की बात हो चुकी है, गोधन के विकास की बात कर चुके हैं वो। लेकिन एक जो छात्र है, जो अत्यंत प्रतिभावान है, जैसे कि श्री कृष्ण है, जब वो पढ़ने के लिए आते हैं तो अंकों का ज्ञान भी वो उज्जैन आके करते हैं। बाकी 64 कला और 14 विद्याएं वो तो हैं ही। तो वो करने के बाद वो जो देश का और भारत के भविष्य को बदलते हैं और एक सार्थक हस्तक्षेप करते हैं, वो अद्वितीय है। वो पढ़ने के बाद ही, जैसे द्वारका है, वो हम तो सुनते हैं उसके बारे में, तो उनकी जो व्यापार की नीति होगी, उद्योग और व्यवसाय की जो नीति रही होगी, और एक तरह से राज्य रक्षा की जो बात रही होगी, तो द्वारका एक उसका सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ पर जो जानकारी मिलती है कि बहुत ही समृद्ध नगरों में से वो गिना जाता है। उतनी समृद्धि की जानकारी तो किसी और देश के किसी शहर के बारे में नहीं मिलती है। तो एक पढ़ा लिखा बच्चा जो है, वो जैन जी वाला जो आपका सवाल है कि एक वास्तव में पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो क्या जादू कर सकता है, क्या चमत्कार कर सकता है, वो हम श्री कृष्ण को हम देख कर समझ सकते हैं। आपने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के जरिए भी जैन जी को एक दिशा देने का प्रयास किया है।
और जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है सिर्फ मुख्यमंत्री निवास के बाहर नहीं है, सिर्फ काशी विश्वनाथ के द्वार पर नहीं है, बल्कि हम कलाई में देखें तो उसका ऐप भी लॉन्च हो चुका है। जैन जी इसका उपयोग कर रहे हैं, समय का उसको करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि हम उस तरह से प्रोफेशनल नहीं हैं। विक्रमादित्य शोधपीठ जिसका मैं निदेशक हूँ, तो विचार आया उसको इम्प्लीमेंट करना है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ गए, उन्हें समर्थन दिया। लेकिन उसके लिए अब एक बाकायदा उसका एक सिस्टम होना चाहिए, उसकी एक प्रबंधन होना चाहिए। वो अभी जो भी संस्था करेगी वो करे। हमारा काम केवल उस दिशा में एक तरह मार्गदर्शन करने का कि भाई इसमें सोचने की ज़रूरत है। तो कालगणना के लिए और हमको प्रसन्नता है कि देश में हमने जो कोशिश की है कि लगभग 189 माने 189 भाषाओं में हमने उस ऐप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से जब उसका कोई प्रोफेशनल प्रबंधन होगा तो उसके परिणाम फिर कुछ दूसरे आएंगे। अब कहाँ देखने को मिलेगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी? हम जो मध्य प्रदेश के बाहर तमाम जो बड़े तीर्थ स्थल है वहाँ पर देखने को मिलने लगी है। हाँ भाई, कुछ तो हम सब तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐप के थ्रू भी है, जो छोटी छोटी टेबल टॉप घड़ियाँ जो हमने बनाई थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई देश के अतिथियों को और विदेशी मेहमानों को भी दी हैं। तो उस तरह से धीरे धीरे उसका प्रचार करते गए। फिर बड़ी घड़ियों के रूप में जैसे मुख्यमंत्री निवास पे लगी हैं, कुछ दिल्ली में कुछ लगना है, देश के बाहर भी लगना है। तो जो अच्छा ये लग रहा है कि ये सारा हमको सीधे नहीं करना है। अब बहुत से लोग हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय सनातन की परंपरा में श्रद्धा रखते हैं, वो लोग आगे आके ये करना चाह रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर ही अभी 3 दिन पहले ही अमेरिका से कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा ये घड़ी हम कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क हम सब लगाना चाहते हैं अपने व्यय पर। अच्छी बात है, यानी विदेश में भी अब वैदिक घड़ी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं कि मध्य प्रदेश है, राम जी की धरती है, कृष्ण जी की धरती है। चित्रकूट में सबसे अधिक समय उन्होंने वनवास के दौरान बिताया। कृष्ण जी ने तो यहाँ पर जो 14 विद्या 64 कलाएं सीखी। अब श्री कृष्ण जो पाथे है, जिस तरह से राम वनगमन पथ गमन है, ऐसे ही श्री कृष्ण पाथे की एक पूरी लंबी प्लानिंग्स है। भविष्य में क्या देखना पड़ेगा कि देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में एक तरफ राम है, दूसरी तरफ श्याम है? ये सभी हैं, राम भी हैं, घनश्याम भी हैं, परशुराम भी हैं, दत्तात्रेय भी हैं। देखिए, और शंकराचार्य भी हैं, आदि शंकराचार्य भी हैं, और भी लोग हैं, महादेव भी हैं। तो एक तो यह कि ये सौभाग्य की बात है कि हम मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं वो सनातन परंपरा, सनातन सभ्यता के एक तरह से उत्तराधिकारी हैं। जैसे हम जानते हैं कि नर्मदा जो है दुनिया की प्राचीनतम नदियों में से है, तो इसके आंचल में जो सभ्यताओं का विकास हुआ है उसके बारे में भी अब धीरे धीरे जानकारी आ रही है। तो ये सब भी होगा। और दूसरी बात ये कि इस धरती में शायद कुछ बात है, भगवान का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से है कि चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे और दूसरे जो लोकोत्तर चरित्र हैं, वो प्रदेश में आने के बाद कुछ और हो जाते हैं। जैसे राम श्री राम हो जाते हैं, कृष्ण श्री कृष्ण हो जाते हैं, शंकर आचार्य शंकर हो जाते हैं, जगत गुरु हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। और हमारी जो पीढ़ियां हैं, हम भी और जो आने वाली पीढ़ियां, वो भी इससे लाभान्वित होंगी, ऐसा विश्वास है। मुख्यमंत्री का फोकस उस ओर भी है जिसका सबको इंतजार था। 12 साल बाद हमारा सिंहस्थ होने जा रहा है। सिंहस्थ में संस्कृति की कुछ हटके छटा देखने को मिलेगी। अंतिम तो सांस्कृतिक उत्सव ही है, और संस्कृति में अध्यात्म भी शामिल है और अध्यात्म में संस्कृति भी शामिल है, विज्ञान भी शामिल है, ज्ञान भी शामिल है। तो जैसे कि कालगणना की बात है, ये भी उज्जैन की ही देन है, कालगणना की। और
तो कालगणना हो, पर्यावरण की बात हो, जल के संरक्षण की बात हो, और आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाए रखने और फिर से समाज को समृद्ध करने की बात हो, तो इस सब का केंद्र जो है उज्जैन रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जल्द ही 2028 में सिंहस्थ आने वाला है। तो उसमें बहुत सारे आयाम हैं संस्कृति के, विज्ञान के, जीवन के, जो हमको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये बार बार और जोर जोर से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यदुवंशी हैं और इसलिए उनका फोकस कृष्ण जी पर है, क्योंकि कृष्ण जी भी यदुवंशी। देखिए, पहले तो इसको यूँ ध्यान दीजिए, जो छात्रवृत्ति योजना है उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण छात्रवृत्ति मेधावी छात्रवृत्ति योजना। भगवान उसमें जुड़ा हुआ है। तो एक मनुष्य के रूप में जो भी लोकोत्तर चरित्र हैं, उनकी जाति कुछ हो सकती है, लेकिन जब वो भगवान हो जाते हैं अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, तो उनकी जाति का फिर कोई महत्व रह नहीं जाता है। भगवान कौन से भगवान है जिनकी जाति है? संभव ही नहीं। हम उस आईने में देखने की जरूरत भी नहीं है। तो पहली बात। दूसरी बात कि महर्षि सांदीपनि जो हैं वो जन्म से ब्राह्मण हैं। शिक्षा और विद्या का उनका काम है। उनके बगैर आशीर्वाद के जो मथुरा का जो कान्हा है, मथुरा का जो ग्वाला है, मथुरा का जो यादव है, वो योगेश्वर नहीं हो सकता, जगत गुरु नहीं हो सकता, वो कर्म योगी नहीं हो सकता, बहुत सारे युगंधर नहीं हो सकता। तो भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म जरूर लिया और उसके मनुष्य शरीर का एक तरह से निर्वाह भी किया, ऐसी मर्यादाओं का, लेकिन जो उन्होंने दिया है वो किसी जाति विशेष में बांटना एक मूर्खतापूर्ण विचार है, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री जी ये भी बोलते हैं पहले जैन जी श्री कृष्ण हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पात तो कोई भी कर सकता है, क्रांति कोई भी कर सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा और विद्या अनुरागी ज्ञानी जो शख्सियत है वो दुनिया कैसे बदलती है, हम दोनों तरह से देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं जब ब्रजमंडल में हैं तो उन्होंने खेल खेल में, क्योंकि उनने अवतार ही इसलिए लिया था, खेल खेल में उन्होंने बहुत सारे काम किए जो असंभव काम नज़र आते हैं, और आज हम उसकी संगति जोड़ भी सकते हैं। लेकिन उनके घर वालों को भी आश्चर्य होता था कि भाई, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि ये ईश्वरीय चरित्र हैं। लेकिन वो जब उज्जैन आते हैं और सीखते हैं और ज्ञान 14 विद्या और 64 कलाओं में पारंगत होते हैं, उसके बाद वो उनकी जो देन है भारत को, दुनिया को, वो अद्वितीय है। और इसीलिए वे आज 7000 वर्षों के बाद भी हमारे दिल दिमाग में हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि श्री कृष्ण पाथेय का मतलब पथ पर चलना नहीं है। श्री कृष्ण के उपस्थिति के कारण, मानवीय उपस्थिति हम माने उनको, तो उनके कारण जो प्रसाद पूरे देश और दुनिया में जो बिखरा पड़ा है, उसको ग्रहण करके भारत कैसे अद्वितीय भारत, विश्व गुरु बन सकता है, उस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण की प्रेरणा इसलिए ज़रूरी है। हम आगे देखें तो श्री कृष्ण पाते हैं करीब 3300 मंदिर श्री कृष्ण के मंदिर हैं, वो भी चिन्हित किए गए हैं। श्री कृष्ण ने दुनिया को गीता ज्ञान दिया था। जब मध्य प्रदेश उस स्तर पर पहुंच जाएगा जिसके श्री कृष्ण की जो तमाम ज्ञान है वो दुनिया को बताएगा, तो हम कहें कि मध्य प्रदेश से भी एक नया गीता ज्ञान निकलेगा। नया क्यों, हम तो जो गीता है मतलब वो अल्टीमेट है, उसमें कुछ हम जोड़ने की स्थिति में है ही नहीं। उससे हम कैसे सीख सकते हैं?
तो हमारी कोशिश है कि जो हमारी जो गौरवमयी विरासत है उसको हम कैसे डिकोड करके आत्मसात कर सकते हैं और समाज के विकास में उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम दूसरी तरह से देखें, हम लोग काम कर भी रहे हैं कि अलग अलग समय पर सबने गंभीर रूप से ज्ञान देने का, समाज को सन्मार्ग दिखाने का काम किया है। तो शिव गीता भी हमको मिलती है, भृगु गीता भी मिलती है, अष्टावक्र गीता भी मिलती है, परशुराम गीता भी मिलती है, दुर्गा गीता भी है, राम गीता भी है। तो सबने उन्होंने समय समय पर सीमित अर्थों में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के संदेश के माध्यम से सारी जो परंपरा है हजारों साल की देश की, कि वो तो द्वापर में आए थे, कलयुग के ठीक पहले, तो त्रेता हो, सतयुग हो, तो जो भी सारी परंपराएं रही हैं, महादेव ने जो बताया होगा, माँ दुर्गा ने जो बताया होगा, श्री राम जी ने जो बताया होगा और जिनने बताया है, उन सबको आत्मसात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक दुनिया को जो दिशा दी है भगवद गीता के माध्यम से, वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम देखते हैं कि तमाम बड़े वैज्ञानिक जो हैं, आइजनहावर हो, आइंस्टाइन हो, सब ने गीता को से प्रेरणा लेने का, आत्मसात करने का प्रयास किया है। हम ही हैं हिंदुस्तानी जिनने अभी उसको थोड़ा सा पराया मान रखा था। तो देखते हैं आगे आगे धीरे धीरे विस्तार होगा, ही हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी के जो फोकस है, हालांकि हम बात करें कि पाठ्यक्रम से गीता रामायण अछूत नहीं रहे, लेकिन जो उसकी मूल भावना है, जो उसकी डेप्थ है, वो अभी पाठ्यक्रम तक नहीं पहुंची है। तो क्या भविष्य में ये देखने को मिलेगा? देखिए, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग सरकार में प्रयास हो रहे हैं। शिक्षा विभाग भी है, उच्च शिक्षा विभाग भी है, जनजातीय कार्य विभाग भी है, मेडिकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, सब अपने अपने स्तरों पर काम कर ही रहे हैं। और थोड़ा और तेज़ गति से, थोड़ा और सघन रूप से ये गतिविधियाँ बढ़ेंगी, ये ऐसा हमारा विश्वास है, और बढ़ भी नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जब हम आपसे 2026 में बात कर रहे हैं, 2028 के समापन पर जब सिंहस्थ हो चुका होगा और तमाम जो अभी प्लानिंग से सरकार की वो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होंगी संस्कृति को लेकर, 28 के समापन पर कैसा होगा हमारा मध्य प्रदेश संस्कृति के लिहाज से? पता नहीं, क्योंकि इसका क्या जवाब मैं दूँ। क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम करने का संकल्प है, संकल्प ईमानदारी से है। और जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, जो कहा वो किया, करके दिखाया इसे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, गीता भवन बन रहे हैं, वृंदावन ग्राम की योजना चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो देखते 2028 आते आते क्या क्या हो पाता है। करने का संकल्प तो बहुत सारा है। कोशिश ये है कि एटलस की तरह दुनिया का जो पृथ्वी का जो गोला है उठाने की कोशिश है। कितना उठता मालूम नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार जल्दी से क्या अपील करते हैं? कुछ नहीं भाई साहब, कि जो है विद्या और कलाएं ही काम आएंगी, ज्ञान ही काम आएगा, विज्ञान ही काम आएगा। और उसमें सारे रास्ते, संस्कृति ही जो है वो आपको समझ देती है विवेकपूर्ण व्यवहार की, विवेकपूर्ण जीवन जीने की। तो मुझे लगता है कि जो हमारे युवजन हैं, हमारे किशोर हैं, तो उसको आत्मसात करेंगे और भारत के उत्कर्ष में, विकसित भारत को बनाने में उनका अनन्य योगदान होगा, ये मेरा विश्वास है, होना चाहिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सलाहकार, संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी जी, जो बता रहे हैं श्री कृष्ण पाथे के जरिए मध्य प्रदेश में संस्कृति का जो अभ्युदय हुआ है, इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ सिर्फ सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि जवाब भी अंकित किए जाते हैं। और संवाद जब स्मृति को संजोए तो बनता है हस्ताक्षर।